बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डाटा और उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया था एंड आई होप कि आप सब बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास ये बस छोटा सा एक टॉपिक है कि कोई भी डाटा अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो सिंपल है कि रीडिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं रखता कि जो भी डाटा आपके पास मौजूद हो उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट डाटा नहीं होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए डाटा, रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट, कि जब आप किसी से कोई बात कर रही हो तो वो उस टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अब आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जितनी भी एग्जांपल्स वगैरह होनी चाहिए या मैं जो भी आपसे कम्युनिकेशन करूँ वो रेलिवेंट टू टॉपिक होनी चाहिए। मतलब अब अगर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते मैं किसी और सब्जेक्ट को डिस्कस करने लग जाऊं तो वो इस पॉइंट पर इररेलेवेंट है और उसकी कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होनी। तो हम लोगों ने जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है, जो डाटा कलेक्ट करना होता है, वो एक तो कंप्लीटनेस की तरफ जाए, दूसरा रेलिवेंट हो और सिग्निफिकेंट, अपनी इंपॉर्टेंस भी रखता हो। क्या अब देखो, अब जो मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि यार ये रेलिवेंट बातें हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तो रेलिवेंस भी है और सिग्निफिकेंस भी है। ऑलराइट, इसीलिए आप लोग मुझे सुन रहे हो। अब देखें, अगर कोई ऐसी बात चल रही हो जिसका किसी और से कोई ताल्लुक ना हो या लोग ये समझ रहे हो जैसे यार मेरे लिए ये इररेलेवेंट है, तो आप लोग देखें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं तो वहां पर हम लोग सुनते ही नहीं है उनको। क्यों? हमें पता है कि यार वो बात हमसे रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, और टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। अब बेटा अब आप हम लोग ये जितना भी पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर बिफोर एग्जाम्स हमारा सिलेबस एंड हो जाए तो ये है टाइमली बेसिस। लेकिन अगर एग्जाम्स का टाइम आ जाए और हमारे अभी तो चैप्टर्स ही रहते हों तो एग्जाम्स के बाद सिलेबस एंड करवाना क्या किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस है? तो आप लोगों ने वो चीज़ टाइमली बेसिस पे बतानी होती है। हर कम्युनिकेशन अपने टाइम पे अच्छी लगती है। तो आप लोगों को अक्सर बातें इस तरह बताई जाती हैं कि यार ये बात आप मुझे टाइम पे नहीं बता सकते थे, तो मतलब ये वो टाइम नहीं था बताने का। इट मीन्स दैट वैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि किसी की डेथ हो गई और नमाज़-ए-जनाज़ा था और नमाज़-ए-जनाज़ा था ज़ोहर के टाइम पर, तो आपको चाहिए कि लोगों को कम्युनिकेट ज़ोहर से पहले करें। अब आप उन्हें बता रही हैं असर के टाइम पर, तो भाई चाहे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, रेलेवेंट भी थी, सिग्निफिकेंस भी थी, लेकिन टाइम पे नहीं बताई आपने। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, डिटेल्स एज़ रिक्वायर्ड, और हर इंफॉर्मेशन की सिर्फ़ उतनी डिटेल्स दें, जितनी उससे रेलेवेंट रिक्वायर्ड हो। मतलब हमारे बेटा बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जिनको हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाके डिस्कस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते। हमें पता है कि अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में लेकर जाएँगे, तो आपके लिए वो इर्रेलेवेंट हो जाने हैं। कि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, हम उसका फ़ॉर्मूला आपको बता देते हैं। अक्सर मैं आपसे ये कह देता हूँ, बेटा आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ॉर्मूला बना कैसे है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं थी वो चीज़। उसकी डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए वो उस फ़ॉर्मूले को इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं। कुछ टॉपिक भी ऐसा आ जाता है कि हम लोग आपसे कह देते हैं, बेटा इसमें इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हम डिटेल में चले भी जाते हैं। तो उतनी डिटेल्स हों जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर एंड अंडरस्टैंड। अब आप लोग बेटा यहाँ पर बैठे हुए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से ताल्लुक रखते हैं। हर किसी की मदर टंग डिफरेंट होगी। अब अगर मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, इट मीन्स दैट आप सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है। आप चाहे पश्तून हैं, चाहे आप सराइकी हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, आपको उर्दू समझ आ रही है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। इवन कि इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करें, अंडरस्टैंडेबल है। आप लोगों को पता होगा कि भाई बात बिल्कुल क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, हमें ये बात समझ आ गई है। लेकिन सपोज़ अगर यहाँ पे बैठे हुए हम लोग अगर पश्तो में बात करना शुरू कर दें, तो आधी से ज़्यादा ऑडियंस को समझ नहीं आएगी कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। मीन्स अगर कोई हमारे पठान भाई हमसे यहाँ पे बात करने के लिए आएँ और पश्तो में बोलना शुरू कर दें, अब कम्युनिकेशन तो है, मेबी रेलेवेंट भी हो, इसीलिए तो मुझसे बात कर रहा है कि रेलेवेंट है। टाइमली बेसिस पे भी होगी, बात भी मुझे कंप्लीट बताएगा, लेकिन मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि मुझे पश्तो ही नहीं आती। ओके, तो उस कम्युनिकेशन का भी कोई फायदा नहीं। गॉट इट?
नेक्स्ट कहते हैं कम्युनिकेटेड वाया एन अप्रोप्रिएट चैनल टू द राइट पर्सन। अब देखें, जब आपने किसी को कोई मैसेज वगैरह मतलब कोई अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, तो आप लोग सोचते हैं कि यार मैं इसको कॉल करूं या मैसेज करूं। अच्छा, जब हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आप लोग ये भी डिसाइड करते हो टाइप करके करूं या वॉइस मैसेज करूं। अब ये है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किस चैनल के थ्रू दूसरे तक पहुंचाना है। ऑलराइट, तो आपको ये चैनल ढूंढना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं खुद उसे बताऊं। कभी ऐसा होता है आप किसी के जरिए पैगाम भिजवा देते हैं कि यार आप उसको ये बात बता देना। तो ये चीज आपने उस टाइम पर सोचनी है कि इस इंफॉर्मेशन को ये कितनी कॉन्फिडेंशियल है आपके लिए। उसके मुताबिक आपने ये चैनल चूज करना होता है। फिर देखें रिलायबल एंड, तो उसमें ना एक किस्म की रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अब देखें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप में ये कॉन्फिडेंस है कि सही पढ़ा रहे होंगे, ये रिलायबल फोर्स सोर्स है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई एबीसी आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दे, मे भी आप सुन भी लो, लेकिन आपका उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अच्छा, इसकी आपको बेस्ट एग्जांपल दूं कि जैसे ही बात करते हुए हम लोग कुरान मजीद का रेफरेंस देते हैं ना, कि भाई कुरान मजीद की इस आयत में ये लिखा हुआ है, उसके आगे हम क्यों नहीं करते? क्यों? रिलायबल सोर्स है। ऑलराइट, लेकिन अगर सपोज कोई, मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपसे कहूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आप पूछेंगे सर इसका कोई रेफरेंस है कि ये कहाँ पे मेंशन है? अगर मैं आपको वो रेफरेंस बता दूं कि ये हदीस शरीफ की इस बुक में यहाँ पर मौजूद है और आप चेक करें मिल जाए, क्यों की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब इससे पहले क्या आपने क्यों पूछा कि इसका रेफरेंस? क्योंकि आपको पता था कि सर का नॉलेज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सुनी सुनाई बात पे इन्होंने यकीन कर लिया हो और इन्होंने अपनी तरफ से सर्च ना की हो। तो आजकल इस्लाम में अक्सर ऐसा ही है ना, कि आप किसी से बातें सुनते हैं तो वो खाम में लिखा होता है हजरत अली ने यह फरमाया, कोई तस्दीक वगैरह नहीं होती, और आगे वो ठीक है बात अच्छी होती है, तो अच्छी बात है तो सिर्फ वैसे ही बता दो कि एक अच्छी बात है। अदरवाइज किसी के साथ कोट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको खुद उस बात का पता नहीं है, तो कि वो वैसी है या नहीं है। तो फिर वैसे ही अच्छी बात के तौर पर वैसे ही बता दिया करो कि यार ये एक अच्छी बात है, इस तरह से इस पे चला जा सकता है। अदरवाइज सोर्स देखो, तो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए। ऑल राइट, आई होप कि ये सारी बातें आपको अब देखें। एज अ टीचर मैं आपको क्यूएम की जो भी बात बताऊंगा ना, आप उसकी तस्दीक किसी और से नहीं करेंगे। लेकिन सपोज इधर बैठे बैठे कोई इकोनॉमिक्स की बात हो जाए और मैं आपको इकोनॉमिक्स को कोई पॉइंट बता दूं, देखो पढ़ी तो मैंने भी है ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन आपका उसके ऊपर इतना ज्यादा एतमाद नहीं होगा। उसको आप वेरीफाई करेंगे, आप इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछेंगे कि क्या ये बात वाकई ऐसी है, लेकिन आप क्यूएम नहीं पूछेंगे। गॉट इट? ये रिलायबल है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अब समझ आ चुके हैं। अच्छा, आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ क्वालिटी ऑफ डाटा में इतना पता हो कि कंप्लीट, रेलिवेंट, सिग्निफिकेंट, टाइमली बेसिस पर, डिटेल्ड एज रिक्वायर्ड, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, चैनल अप्रोप्रिएट होना चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। गॉट इट? एंड कंसिस्टेंट। अच्छा, डाटा कलेक्शन एंड मेथड, कि हम लोगों ने अपने डाटा को किस तरह से कलेक्ट करना है, उसके लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड्स अप्रोप्रिएट हैं। ये भी जस्ट वन टाइम रीडिंग है, मतलब एज सच इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट वन टाइम इसकी रीडिंग करनी है कि इन केस अगर एमसीक्यूज में कोई ऐसी बात आ जाए, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। देखें, some of the data collection methods are as follows. Secondary data includes examination of existing data. क्या आपको इस बात का पता नहीं था? That are relevant to the, बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोगों ने सेकेंडरी डाटा में यही कुछ ही तो पढ़ा था कि अगर मुझे डाटा रिक्वायर्ड है तो भाई वो मेरे लिए मेरी एक स्पेसिफिक स्टडी के लिए रेलिवेंट है, इसीलिए तो जाके मैंने उस डाटा को सर्च किया। अब मैंने मुझे कोई टॉपिक चाहिए था और मुझे पता नहीं चल रहा था ये कैसा है या उसके ऊपर कोई किस्म किस्म का कोई एनालिसिस, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, उसका मुझे एक आर्टिकल मिल गया। अब पहले से मौजूद था,
अब वो सारा आर्टिकल एग्जिस्टिंग डाटा है, वो सारे का सारा मैं अपने पास नहीं लूंगा, फिर उसमें से मैं रेलिवेंट देखूंगा कि यार इसमें से मुझसे रेलिवेंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मैं वो जाके एक्सट्रैक्ट कर लूंगा उसमें से। तो अगर कहते हैं सेकेंडरी डाटा आपके पास मौजूद है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है जिसको आप लोगों ने एग्जामिन करना है अपनी रेलिवेंट स्टडी के मुताबिक। ऑलराइट, नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। फिर हमारे पास आ गया सर्वे। Survey are used to gather behavioral responses, feedback, or input from certain samples or population. For this purpose, a questionnaire is designed and used that collects the data in a specific format that can be used for analysis later. अच्छा बेटा, क्या होता है सर्वे? सर्वे से मुराद ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, तो प्रोडक्ट आप लोगों ने मार्केट में भेजी, मार्केट में कस्टमर्स ने उसको यूज किया। अब आप क्या करेंगे, या तो कस्टमर से जाके पूछें कि आपको हमारी ये प्रोडक्ट कैसी लगी। अब आपको नहीं पता कि कौन कौन से कस्टमर लेकर गए, तो जो शॉपकीपर्स थे जिनको आपने वो प्रोडक्ट दी थी सेल करने के लिए, उनसे जाके पूछें कि हमने आपको ये प्रोडक्ट दी तो वो कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या मिला आपको, क्या नेगेटिविटी थी, क्या पॉजिटिविटी है, लोगों का फीडबैक क्या है। तो ये जो आप जो जा जाके पूछ रहे हैं ना, ये बेसिकली सर्वे है। और दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा मार्केट में ट्रेंड किस चीज का है। अच्छा, इसका सर्वे मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो क्लासी में बेटा आपसे फीडबैक लेने के लिए आते हैं, तो ये भी एक किस्म की बिहेवियरल स्टडी है, ये भी एक किस्म का सर्वे है कि आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके सब्जेक्ट्स कैसे चल रही हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि ठीक होने चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के बारे में आप लोग उनको बता रहे होते हैं। तो क्या आप किससे आपके सामने आके वो तकरीर करना शुरू कर देते हैं? नहीं, एक फॉर्म आपको दिया जाता है और उस फॉर्म के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मेंशन है कि भाई आप हमें इन इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ऐसा है ना। और आप लोग वो जो क्वेश्चन ईयर है उसको फिल करके आप दे देते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि आप क्या कुछ सोच रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन ईयर होता है ये ऐसा एक पेपर होता है जिसपे सर्टेन क्वेश्चन इंसर्टेड होते हैं जो कि आपने अपनी पूरी पॉपुलेशन से पूछने हैं। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज्ड। अब पहला क्या था, एग्जामिनेशन, दूसरा सर्वे, तीसरा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के नतीजे में हमेशा आपको कोई न्यू रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे। Experiment can be used to observe of phenomena or study effects or causes of certain conditions and factors. Experimental methods generally include control groups and involve factors that are controlled to observe specific reactions or effects toward a stimulus. आपने सिर्फ ये याद रखना है कि experiment is a method for collection data, बस। उसके बाद interviews and recordings are used to gather quality data. Interviews can be conducted from focused group or one to one. अब देखें बेटा, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री है, इवन के वो डिग्री खुद बोल रही है कि भैया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने ये पेपर्स पास किए हुए हैं, आपको अकाउंटिंग आती है, आपको ऑडिट आता है, आपको टैक्सेशन आती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कंपनी सिर्फ आपकी डिग्री देकर आपको नहीं रखेगी। आपको जॉब, इवन कि अब आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, जब आप एफएससी करने के बाद यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर भी सिर्फ आपके एफएससी के मार्क्स नहीं देखे जाते, आप देखिए आपका टेस्ट अलग से होता है। हालांकि क्या एफएससी खुद एक टेस्ट नहीं था? अब जब एफएससी में आपके मार्क्स आ गए हैं, क्या वही सब्जेक्ट नहीं थे जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे? लेकिन फिर से टेस्ट लेते हैं, फिर क्या, फिर उसमें से सिलेक्शन होती है, फिर अक्सर यूनिवर्सिटीज सिर्फ उस टेस्ट को बेस बनाकर एडमिशन नहीं देती, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब क्या होता है कि भाई हो सकता है कि आपने जो मार्क्स लिए हों वो आ गए हों बाय चांस, लेकिन आप में खुद में इतनी कैपेबिलिटी ना हो। तो इंटरव्यू से बिहेवियरल स्टडी का पता चलता है कि ये जो बंदा हमारे सामने बैठा है ये किस तरह का अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है और दूसरों के सामने हमारी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए इंटरव्यू बहुत जरूरी हो जाता है। तो इंटरव्यू से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर
कैसे, मतलब सिर्फ सीवी देखकर आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग counting or measurement of certain factor, phenomena or ऑब्जर्वेशन, मतलब आप लोग गए एक फैक्ट्री के अंदर और वहां पर जाकर आपने उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। मींस दैट आपने सिर्फ ये देखा कि प्रोडक्शन हो कैसे रही, किस क्या इनपुट्स होती हैं, किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से आउटपुट्स मिलती हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ चीजों को नोट करना, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑल राइट, आई होप कि ये चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट, अब हमारे पास थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच शामिल होने लगा कि अब हमने डाटा को कलेक्ट करना है और फिर डाटा की रिप्रेजेंटेशन को हमने देखना है कि किसी भी डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों से डाटा कलेक्ट करो। तो ये आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और ये जो डाटा आप कलेक्ट करते रहते हैं ना, ये कहलाता है रॉ डाटा। ये रहा रॉ डाटा, मीन्स दैट अब मैंने आपसे कहा कि भाई अपने मार्क्स बताओ और सबके मार्क्स पूछने मैंने शुरू कर दिया। तो ये जो वैल्यूज मेरे पास बने आएंगी ना, ये सारे की सारी रॉ फॉर्म में होंगी। रॉ डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, वो सारे के सारा हमारे पास रॉ डाटा कहलाता है। मतलब ये कि बेटा चावल खाने का दिल किया और दुकान से सिर्फ चावल लेकर आ गए, क्या खा पाओगे जब तक कि पक ना जाए? तो वो जो कच्चे चावल लेकर आए हो ना, वो रॉ राइस है, मतलब रॉ मटेरियल। अभी उसके ऊपर प्रोसेस करना बाकी है। ये बात समझ आ गई? अब आप लोगों ने सिर्फ वैल्यूज को इकट्ठा किया। रॉ डाटा इज ऑफन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू मेक इट, इट मींस दैट अभी ये यूजफुल मीनिंगफुल नहीं है। अब इसको मीनिंगफुल हम लोगों ने बनाना है इस डाटा को। Data must be rearranged into a format that is easier to understand and analyze further। मतलब भाई काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, आप अपने यूजेज के मुताबिक देखो कि आप डाटा को किस तरह से कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अब देखो भाई, सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अब चावल तो लेकर आ गए और चावल खाने का दिल कर रहा है, लेकिन चावल में काफी सारे डिशेज हैं। भाई आप लोगों ने दाल चावल खाने हैं, बिरयानी खानी है, आप लोगों ने क्या गुड़ वाले चावल खाने हैं, जर्दा खाना है, तो सारे चावल ऐसे ही है ना। अब वो मूड के मुताबिक जाएंगे। डाटा भी ऐसा ही है। इसको आगे रिप्रेजेंट करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमें कौन सा मेथड चाहिए, हमारे लिए यूजफुल डाटा कौन सा है। अब देखो, जिसको दाल चावल अच्छे लगते होंगे वो उसने दाल चावल खा लें, लेकिन जिसको ना अच्छे लगते होंगे उसके लिए अभी भी वो मीनिंगफुल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखें। आई होप कि इस तरह से आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाती है। फॉर पता, अब ये नहीं है कि चावलों का ही सोचने लग जाना है कि मुझे कौन से अच्छे लगते हैं। सोचना डाटा का है, लेकिन एग्जाम्पल वहां से दी कि आपको पता चल जाती है एक बात। अब यहां देखें, बोथ न्यूमेरिक एंड ग्राफिकल फॉर्मेट्स कैन बी। अब डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो अभी के लिए जो हमारा फोकस होगा वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन पर होगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ ही दिनों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को भी हम लोग देखेंगे। कि बहुत सा ऐसा डाटा होता है जो आप नंबर्स की फॉर्म में बता सकते हैं, कुछ ऐसा भी होता है जो आप ग्राफ पिक्चर्स वगैरह की फॉर्म में बता सकते हैं। अब देखें, ये एक इलिस्ट्रेशन हमारे पास आ गई। हमारे पास इन टोटल ये 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये देखें, और हमारे 100 सेल्समैन ने 1 वीक के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया इन किलोमीटर्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। कि हम हमारे 100 सेल्समैन थे, हमने उनसे पूछा हाँ भाई 1 वीक में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक ने कहा 561 किलोमीटर, 549, 548, 502। हम सिंपली उसको रिकॉर्ड करते गए। ये जो डाटा है ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये डाटा रॉ डाटा है, ये डाटा प्राइमरी डाटा है। ऑलराइट, आई होप कि ये बात समझ आ गई है। अनप्रोसेस्ड डाटा, क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर किसी किस्म का
कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये मीनिंगफुल भी नहीं है। कैसे? अब देखें, हमने इसी को ही मीनिंगफुल बनाना है, और यही थोड़ी देर में मीनिंगफुल बन जाएगा। वो जो चावल कुछ देर पहले खाने के काबिल नहीं थे, आफ्टर प्रोसेस वो ईटेबल कंडीशन में आ जाएंगे। यहां पर भी ऐसा ही है। अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि यार मुझे बताओ, कितने ऐसे सेल्समैन हैं जो 580 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? बता दोगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको फर्स्ट वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक देखना पड़ेगा कि 580 से ज्यादा कितने हैं। अच्छा, आपने एक मरतबा सारा डाटा देख लिया, आपको पता चल गया कि सपोज सर 30 सेल्समैन है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि 520 से कम वाले कितने हैं? आप फिर शुरू कर दो। अच्छा, आपने मुझे बता दिया। फिर मैंने कहा मुझे बताओ कि 540 से 600 के दरमियान वाले कितने हैं? आप फिर शुरू करो। आपको नहीं लगता हेक्टिक काम हो जाना है? क्यों? क्योंकि डाटा मीनिंगफुल नहीं है। तो अब इसको मीनिंगफुल बनाना है। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए जो सबसे पहला मेथड है ना, जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो है अरे ऑफ डाटा। अरे ऑफ डाटा मतलब सबसे पहले भी चावलों को धो लो पकाने से पहले। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप उसमें कंकर वगैरह की सफाई करते हैं और उसको वॉश करते हैं, और इस तरह से ये डाटा के साथ भी वही कुछ हो रहा है। या बॉयल करने के लिए उनको रख देते हैं। अब अरे ऑफ डाटा नाम से जाहिर है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। और डाटा की अरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। कि आप अपने इस डाटा को या तो स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू में अरेंज कर दो। ये अब आपके यूजेज के ऊपर है कि आपको कौन सी वैल्यू पहले चाहिए, आप उस वैल्यू को पहले रख दो। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीज करना, डिसेंडिंग डिक्रीज, ग्रेटर टू स्मॉलर। और ये ऐसा ही है जैसे आप किसी वैल्यू को उसके साइज के मुताबिक अरेंज कर रहे हो, तो साइज को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, या अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे ऑफ डाटा। अब हमने क्या किया यहां पर देखें, अब ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये पहला प्रोसेस होता है। अब हमने क्या किया, 581, 82, 86, सॉरी 481, 482, 486, 486, 487। तो हम स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, 594। ऑल राइट, ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, अब ये है हमारे पास इन असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि 560 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हैं? अब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी। अब क्या, आपने देखा कि भाई 560 ये रहा, इससे ज्यादा आपने इसको और इसको काउंट कर लेना है। अब देखें, ये ज्यादा इजी था या पहले वाला ज्यादा इजी था? ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हो गया है डाटा। मैं ऐसे समझ लें जैसे चावल बॉयल हो चुके हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि यार 540 से कम वाले 440 से कम वाले कितने हैं? तो आप देखेंगे कि भाई 440 वैसे ही नहीं है, मिनिमम ही 481 है। अच्छा, इसको ना 540 कर लें, तो 540 से कम आपको पता है ये वाला सारा डाटा बता दें। मैं आपसे कहूं कि यार 520 से 560 तक कितने हैं, आपने मुझे यहां से यहां तक बता देने हैं। बात समझ आ गई है? अब आपके लिए थोड़ा सा आसान काम हो गया है। लेकिन ये था हमारे पास अरे ऑफ डाटा। ये बात समझ आ गई? अब ये रॉ डाटा नहीं है। जब हम लोगों ने इनिशियली इसको कलेक्ट किया था ना, तब ये रॉ था, लेकिन अब ये रॉ डाटा नहीं है। अब इसको कहा जाता है एग्रीगेटेड डाटा। एग्रीगेटेड डाटा। अब ये अनप्रोसेस्ड नहीं है,
अब ये कहलाएगा प्रोसेस्ड डाटा। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, अब ये कहलाएगा स्ट्रक्चर्ड डाटा। ऑलराइट, मतलब रॉ डाटा के ऊपर जैसे ही कोई स्टेप परफॉर्म करते हो तो वो बन जाता है एग्रीगेटेड डाटा, प्रोसेस्ड डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा। कोई इशू? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी भी ये डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा कोई मीनिंगफुल नहीं बना। आप देखें स्टार्ट में मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 100। लेकिन क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क पड़ा है? 100 वैल्यूज थी तो मुझे भी 100 ही लिखनी पड़ी। अच्छा, कोई वैल्यू 2 मरतबा आ रही है तो मैं उसे 2 मरतबा लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू 3 मरतबा आ रही है तो मैं उसे 3 मरतबा लिख रहा हूँ, कोई 4 मरतबा है तो मैं उसे 4 मरतबा लिख रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं है? अब हम क्या करते हैं कि हम अपने डाटा को थोड़ा समराइज भी करते हैं, लेकिन डाटा के मीनिंग में कोई फर्क ना आए, डाटा सेम मीनिंग दे कि भाई 100 ऑब्जर्वेशन ही थी, लेकिन आपने अपनी एफर्ट को थोड़ा कम करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अरे ऑफ डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वैल्यूज सारी लिखो, लेकिन सिर्फ एक मरतबा वैल्यू लिखो, और अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा मरतबा रिपीट हो रही है तो उसके सामने ये लिखो कि ये वैल्यू हमारे डाटा में कितनी मरतबा है। उसे कहा जाता है उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, वैल्यू, और वो हमारे डाटा में वैल्यू कितनी मर्तबा है वो क्या कहलाएगी? उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, कि ये वैल्यू हमारे डाटा में कितनी मर्तबा रिपीट हो रही है। अब यहां पर देखो, कहते हैं 481 एक मर्तबा है, 482 एक मर्तबा, लेकिन 486 कहते हैं 2 मर्तबा है। अब इसने दोबारा लिखा नहीं है, सिर्फ सामने बता के। अच्छा, ये डाटा कुछ इस तरह का था कि इसमें सिंगल वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, तो आपको अरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इतना खास फर्क नजर नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर ज्यादा यूजफुल हो जाती है जहां पर वैल्यूज ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रही हो। मतलब आप देखें कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनसे ना जस्ट 10 मार्क्स का एक टेस्ट लिया। हर स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होंगे, ऐसा ही है ना? मैंने क्या किया कि भाई कितने कितने मार्क्स होंगे 0 से लेके 10 तक, क्या इससे कम ज्यादा कोई हो सकते हैं? नहीं। अब क्या है, मैंने ये देखा कि 5 मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। मुझे पता लग गया कि भाई आउट ऑफ 50 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, तो मैंने 5 के सामने जाके 8 लिख देना है। अब डाटा की इंटरप्रिटेशन का पता चल जाएगा। अच्छा, 10 फुल मार्क्स लेने वाले, मुझे पता चला फुल मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 10 के सामने जाके 5 लिख देना है कि भाई 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं। गॉट इट? अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा 10 10 10, इस तरह से मैं कुछ नहीं करूंगा, या 5 5 5 5 सारी वैल्यूज। ये मेरी जो एफर्ट्स हैं ये कई गुना ज्यादा बढ़ जानी है, और मुझे 50 वैल्यूज लिखनी पड़ जानी है, जबकि उस तरह से मैं टोटल 50 वैल्यू भी नहीं लिखूंगा। मतलब वैल्यूज देखो, अब 0 से लेके 10 तक मैंने सिर्फ 11 वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन बताऊंगा कितनी? 50 के बारे में। तो यहां पर बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपने बतानी हो ना, तो फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब आपने अब ये नहीं करना 1 2 3 4 5, ये नहीं करना, आपने करना है 1 2 4 5 6। ओके, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो अगर आप लोग यहां पर इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम करें तो वो आपके पास समीशन एफ 100 होगा। और ये समीशन एफ क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, तो अब आपसे कोई टोटल डाटा हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, और अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपने फ्रीक्वेंसीज का सम करके बता देना है। हो जाएगा? अच्छा, अभी भी अगर आप देखें ना तो डाटा को इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बना। हम क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप। ये जो ऊपर आपके पास मेथड था ना कि सिंपली वैल्यूज के सामने उनकी फ्रीक्वेंसी, ये था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या आपको किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग नजर आई? हर वैल्यू इंडिविजुअल बेसिस पर थी, तो ये था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप्ड में क्या होता है कि आप वैल्यूज के कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, कुछ क्लासेस बना लेते हैं। जैसे आप सब स्टूडेंट्स की एक क्लास, ऐसा ही है ना, इसको क्लास कहेंगे ना क्या, कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स क्लास बन जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी तो पढ़ाया जा सकता था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जैसे एफर्ट बहुत ज्यादा लग जानी थी, तो इसीलिए क्लासेस बनाई जाती हैं कि सेम टाइम पर सेम सब्जेक्ट एक ही टीचर बहुत सारे लोगों को इंटरटेन कर सके। ऐसा ही है ना, तो ग्रुप्स का भी यही हाल है। क्या आपने देखा ऊपर फ्रीक्वेंसी वन 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 वन, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आपने क्या किया, आपको यहां से पता चल गया कि यार स्टार्ट कहां से हो रही है। तो मुझे 481 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका ग्रुप भी मुझे नहीं चाहिए। और मैक्सिमम मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, तो मतलब इससे ग्रेटर भी मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं ग्रुप से बनाने लगा ना, मैंने 480 से स्टार्ट करूंगा और मैक्सिमम कहां तक चला गया, 600 तक चला गया। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी सारी की सारी वैल्यूज इसी रेंज में आ जानी है? सारा डाटा बता दूंगा उसे। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है। मतलब कॉलेज देखेगा ना कि यार हम लोगों ने कितने बैचेस बनाने हैं, और हर बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने होने चाहिए। तो क्लासेस बनाते हुए ये आपने देखना है अपने डाटा के मुताबिक कि मुझे कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, और उन क्लासेस में कितनी उसकी हाइट रखनी है, कि वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये आपने डिटेल। लेकिन अगर मैं आपको मजे की बात यहां पर कहूं कि बेटा ये देखिए, मैं इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने लगा, 481 टू 595 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 100, क्लासिफिकेशन हो गया। आप कहेंगे वाह क्या बात है, क्या डाटा दिया आप, तो क्या सीखने को मिला। अच्छा मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, मैंने कहा बच्चों अपने अपने मार्क्स बताओ, 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं। सबके 0 से 10 के दरमियान है। भाई मैंने क्या पूछ लिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ये इतनी थोड़ी भी ना हो कि सारे का सारा डाटा उसमें मर्ज हो जाए और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन ना मिले। और अब इसका ये मतलब भी नहीं है, मैंने कहा चलें यार आपको ये नहीं पसंद आया, चलें फिर इस तरह कर लेते हैं, 481 से 482, 483 से 484। तो इससे अच्छा नहीं है भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बैठ जाओ। तो मेरे पास काफी सारी क्लासेस बन जानी है। तो मतलब आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक चलना होता है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स कहती है कि ठीक है ये आप लोगों की अपनी अजम्पशन है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए। इवन के नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला है जो कि आपसे रेलिवेंट नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये आती है कि भाई 5 to 6 क्लासेस रखो, आप अपने डाटा के मुताबिक 5 to 6 क्लासेस, आपके सिलेबस के मुताबिक। अदरवाइज जब हमारे पास डाटा होता है ना इन थाउजेंड्स, कि हम लोगों काफी सारा सर्वे कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे उसके पास जो डाटा होता है, तो उनके लिए कहा गया है कि 15 से 20 के दरमियान क्लासेस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो 5 to 6 क्लासेस। ओके, तो उनके दरमियान इंटरवल बिल्कुल वैसा होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब देखें इसने 6 क्लासेस बना ली। तो इन क्लासेस को जब बनाने लगे तो स्टार्ट किया, फर्स्ट जो आपके पास मिनिमम वैल्यू हो ना उससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट करो, और मैक्सिमम वैल्यू से कुछ बाद में जाके एंड कर दो। ऑल राइट, तो हमने 480 से स्टार्ट किया और 2020 का डिफरेंस, तो 480 वाली एंड होगी 500 पे, 500 से 520, 520 से तो लास्ट क्लास आ जाएगी 580 से 600। बात क्लियर? अब आपने इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं बतानी, अब आपने ये देखना है कि भाई इस पूरे ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। लेकिन अगर आप इसको जरा गौर से देखो ना क्या लिखा हुआ है,
482 अंडर 500, इट मींस दैट कि भाई 500 इधर नहीं आएगा 499 तक। अब हमने अपना डाटा देखा तो 481 से 499 तक देखो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये मेरे पास 13 है, 13। मैं जाऊंगा फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा 13। बात क्लियर। फिर 500 से 519 तक, यहां तक। अब इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं ऐड करूं इन सब को, तो मेरे पास वैल्यू बन रही है इसी तरह से 27, 19, 13, 6। अभी भी अगर आप फ्रीक्वेंसीज का सम करें तो मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किलो चावल लेके आए थे, किलो ही पक रहे हैं, इधर उधर नहीं हुए। ओके, अब नेक्स्ट सुने। अब इसके क्या मीनिंग है भाई? इसके मीनिंग ये हैं कि आउट ऑफ 100 टोटल 13 वैल्यूज ऐसी हैं। अब ऐसे समझ लें जैसे ये आपके पास ना 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि 100 स्टूडेंट्स में से 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 480 से 500 के दरमियान है। ऑलराइट, मतलब आउट ऑफ 100 सेल्समैन 13 सेल्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 480 से अंडर 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। बात क्लियर। 22 ऐसे हैं जिन्होंने 500 से अंडर 520 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। आई होप इन मीनिंग का आपको समझ आ गई। यहाँ तक की बात आपको नहीं लगता ज्यादा मीनिंगफुल हो गया है? लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यूज कौन सी है। अब आपको ये तो पता है कि 480 से 500 तक टोटल 13 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये नहीं पता वो 13 ऑब्जर्वेशन है कौन सी। ये डाटा वहां पे यूज होता है, इस ये रिप्रेजेंटेशन वहां यूज होती है जहां पर एक्चुअल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेटा हमारे एग्जाम्स में आपके मार्क्स सिर्फ ये इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं। ऑलराइट, सपोज हम आपसे रिजल्ट पूछते हैं, हाँ जी बेटा क्या बना, आप कितने पास हैं। हम आपसे नहीं पूछते मार्क्स कितने हैं, जरूरत ही नहीं है। ओके, हाँ हम फेल हैं, वहां पे कितने पे मार्क्स की जरूरत है। ऐसे कि पता तो चले यार कितने पे रह गया बच्चा। यही वजह है क्या क्या पास होने पे आपको मार्क्स नहीं बताता, कहता है बस पास हो तो पास हो, और जब फेल होते हो तो मार्क्स बताता है, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपकी प्रेपरेशन कितनी थी, आप कितने नंबर से फेल हुए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कितनी एफर्ट्स पुट करनी है आपने, इसलिए वो बताए जाते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा बेटा, अगर आपके लिए एक्चुअल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो तो आप अपना डाटा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे, फिर आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यूज की ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो तो आप क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग की तरफ आ जाए। क्लियर? ये आपके यूजेज पर है। अब आप यहां पर देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 560 से ऑनवर्ड किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हैं, तो आप देखेंगे 560 तो यहां से शुरू हो रहा है, तो आप बस इन दोनों को ऐड करेंगे और मुझे कह देंगे सर 19। बात क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 520 से कम डिस्टेंस कवर करने वाले कितने सेल्समैन हैं, आपने देखा 520 वाले यहां तक मौजूद हैं, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे कह देंगे 35 है। अब क्या ज्यादा इजी नहीं हो गया? तो देखो डाटा को मीनिंगफुल बनाते जा रहे हैं। हमने कौन कौन से फिर इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देख ली। सबसे पहले हमारे पास जो रॉ डाटा होता है वो कन्वर्ट किया जाता है किस में, अरे ऑफ डाटा में। अब वो भी एक मीनिंगफुल फॉर्म थी। अरे ऑफ डाटा से अगर आप लोगों की जरूरियात पूरी ना हो रही हो, मतलब वो भी अगर आपको मीनिंगफुल ना लगे, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वहां से भी आपकी जरूरियात पूरी ना हो तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां तक किसी को कोई इशू? अब अगर इन बिटवीन की कोई बात करे कि सपोज आपसे कहे कि बताएं 520 से 580 तक डिस्टेंस कवर करने वाले नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हैं,
तो आपने देखा 520 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 580 यहां पर एंड हो रहा है, तो आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे बस। ये वो सेल्समैन है जो 520 से ज्यादा और 580 से कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कोई इशू? अब ऐसे अगर डाटा देकर आपसे कुछ क्वेश्चन इसी तरह के पूछ ले तो आई होप कि आप उसे आंसर कर लेंगे कि इन क्वेश्चंस का क्या आंसर है हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट देखें बेटा, आगे आ जाते हैं टैली मार्क्स। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टैली मार्क्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? देखिए, बात सुनिएगा, हमने डाटा कलेक्ट किया, अब हमें स्टार्ट से ही पता था, हम चावल लेकर आ गए कि बनानी ही बिरयानी है, तो लाजिम बात है यार बिरयानी का सामान भी साथ लेते आओ। आप क्या बिरयानी के सामान में गुड़ लेकर आओगे? लाजमी बात है, जो चीजें जरूरत है वही लेकर आओ। अब मेरे पास डाटा आ गया है और मुझे पता है कि यार ये डाटा ना मुझे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में चाहिए। क्या मैं अरे ऑफ डाटा बनाऊं? बताओ, क्या मुझे अरे ऑफ डाटा की जरूरत है? क्या मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है? नहीं, मुझे तो चाहिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई डायरेक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने पॉइंट ए से जाना है पॉइंट एच तक, और बाद में ये सारे टर्मिनल हैं ए बी सी डी। तो आप सपोज मेट्रो में बैठ गए पॉइंट ए से बी पे जाके मेट्रो रुकी, आप उतर के नीचे जाएंगे, टर्मिनल घूमेंगे, फिर वापसी आएंगे, फिर सी पे जाके फिर उतरेंगे, फिर टर्मिनल, फिर दोबारा आएंगे। या ई पे बैठो और जहां पे एच है वहां पे उतर जाओ, यहाँ पे भी वही करो। जो डाटा चाहिए डायरेक्ट वही बनाओ। ना आपको अरे ऑफ डाटा की जरूरत है, ना आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। जो डाटा चाहिए वही बनाओ। ऑलराइट? अच्छा, अब इसके लिए हमारी हेल्प करेगी टैली मार्क्स। प्रॉपर मेथड वही था कि रॉ डाटा, उससे अरे ऑफ डाटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां से ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब है हमारे पास एक शॉर्टकट। हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारे पास रॉ डाटा आ गया, हमें चाहिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम उसमें मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे पूरे डाटा में, और मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। बात क्लियर हो गई? और वहां से अपनी ग्रुपिंग कर लेंगे। हमें पता चल गया कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू 481 है, मैं 480 से इसको स्टार्ट लूंगा, और लास्ट वैल्यू 594 है, तो एंड करूंगा। तो उसके मुताबिक मैं इसके इंटरवल को आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई मुझे इस फॉर्म में डाटा चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमने देखना है कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब यहां पर बड़ा इजी था कि जैसे ही मैंने कहा ना कि यार 480 टू अंडर 500, तो आपने सिंपली यहां से मुझे बता दिया, ये देखें सर टोटल 13 वैल्यूज हैं। बात क्लियर हो गई? लेकिन आपके पास यहाँ पे डाटा है इस किस्म का, ये आपके पास ना अरे ऑफ डाटा है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपने बनानी है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने पास ना ये क्लासेस जैसी आपको चाहिए हो आपने अपने पास लिख लेनी है। 520, 520 से 540, 540 से 560 से, अब सामने लिखनी है कलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं काउंट करूं, सपोज 480 से 500, मैं कहूंगा ये नहीं आ रही है, ऐसे ही है। मैं यहाँ पे कहूंगा ये नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, ये मतलब वो काउंट करूं जो इस क्लास में आए, फिर अगली क्लास के लिए मैं फिर से शुरू कर दूं, तो मतलब 6 क्लासेज हैं तो 6 मरतबा काउंट करूं, तो नहीं करना है ऐसा। ये होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। अब आपने डाटा को सिर्फ एक मरतबा देखना है, और एक मरतबा देखने के बाद एंड पे आपको सारी फ्रीक्वेंसीज का पता हो कि कौन सी क्लास में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब उसके लिए क्या किया जाता है, आपने अपनी फर्स्ट वैल्यू उठाई। फर्स्ट वैल्यू क्या है? आपने देखना है 561 कौन सी क्लास में जाएगी, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में जाके एक निशान लगा दो, ये कहलाता है टैली मार्क। ओके, अब इससे पता चल गया कि भाई लास्ट क्लास में एक वैल्यू आ चुकी है। फिर 549 कौन सी क्लास में आएगा,
सेकंड लास्ट इसके पास, राइट। फिर 548 एक और इसके साथ निशान लगा दो, क्लियर। 502 ये देखो, 550 तो ये देखो एक और आ गया इसके पास, ओके। इसी तरह 521 ये 584 ये 582 ये इसके पास आ गया। 551 इसी में ये लो एक और आ गया, क्लियर। 532 ये एक और आ गई इसके पास वैल्यू। 529 ये देखो, 494 फर्स्ट। 518 502 514 542 इसमें तो बेटा अब यूं 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 कर देगा, फिर इनको काउंट करना मसला बन जाएगा। तो ये ना 5-5 का एक पैकेट बनाया जाता है, 5-5 ऑब्जर्वेशन का एक पैकेट मौजूद होता है। तो 4 तो आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लें, लेकिन अगर कोई फिफ्थ वैल्यू इसका पार्ट बन जाती है तो वो इसको ये देखो बांध दो, तो वो हॉरिजॉन्टल वे में आ जाए। अब इसको काउंट करना इजी हो गया है, जैसे ही पैकेट देखेंगे पता चल जाएगा 5 वैल्यूज हो गई हैं, तो काउंटिंग। और 4 तक वैसे ही वैल्यू को काउंट करना बड़ा आसान होता है, क्लियर। तो अब ये वैल्यू 542, अब बस ये 5वीं लाइन ये आ गई है और ये पैकेट भी बन गया। 581 इसके पास, 562 हाँ 26 ये देखें यहाँ आ गया। 517 ये पैकेट बन गया, क्लियर। इस 515 अब सेकंड पैकेट, थोड़ी सी गैप गैप जो है ना, थोड़ा सा आम लाइंस की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा, और नया पैकेट बनाना स्टार्ट कर देना। अब सपोज अगर यहाँ पर भी ऐसे चलते ये हो गया और ये आ गया, तो मतलब 10 वैल्यूज हो चुकी हैं। सपोज अब 2 और जल्दी से काउंट हो जाएगा, या टोटल 12 है, यहाँ पे जाके 12 लिख देंगे, क्लियर। आई होप कि आपको समझ आ गई है टैली मार्क्स यहाँ है, ऑलराइट। तो यही काम उसने यहाँ पे किया हुआ है, ये टैली मार्क्स, ऑलराइट। अच्छा, ये जितनी बातें मैंने बोली हैं बेटा ये सारी इसमें लिखी हुई हैं, तो ये आप लोगों ने एक मरतबा रीडिंग जरूर करनी है। ये है आपके पास थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कहते हैं आइडेंटिफाई द, किस तरह से कहते हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब ये वो है जहां से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब कैसे, कहते हैं आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मैक्सिमम। क्या मैंने आप लोगों को ये बात बताई नहीं कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ताकि आपको पता हो कि ग्रुप का स्टार्ट और ग्रुप का एंड कहाँ पे जाके करना है। अच्छा, टर्म इन द डाटा सेट टू क्रिएट क्लासेस, भी कहते हैं द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी केप्ट रिलेटिवली नंबर ऑफ क्लासेस। अब रिलेटिवली स्मॉल से मुराद 2-3 क्लासेस नहीं, 6-7, और इफ डाटा इज लार्ज, ओके, मतलब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक तो 6-7 चल जाएंगे, लेकिन अगर वैल्यूज इन थाउजेंड्स हैं तो 15-20 क्लासेस आप बना सकते हैं। फिर कहते हैं इन जर्नल क्लासेस शुड बी ऑफ द विड्थ। विड्थ से मुराद होता है क्लास इंटरवल, विड्थ से क्या मुराद है, और इसको क्लास हाइट भी कहा जाता है। ये 3 नेम है इसके, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग एच, स्मॉल एच के साथ। एच स्टैंड फॉर हाइट, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल। कहते हैं कि इन क्लासेस के दरमियान वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो कहते हैं कि यूजुअली सेम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली
कोशिश करो कैसे, मतलब आप खुद देखो बेटा, पीआरसी की हमारी क्लासेस हो रही हैं, एक क्लास में बैठे हैं 10 बच्चे और दूसरी में बैठे हैं 110। क्या ये कोई लॉजिकल है? जरूरी है कि हम लोग क्या करें, दोनों में 55-55 कर लो, दोनों में इक्वल लेकर आ जाओ। या मतलब बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए कि आपके पास 40, 50, 45, 50 इस रेंज में आपके पास एक एक क्लास बन रही हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स और दूसरी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट, ऐसा नहीं कर लेना। इसलिए कहा गया है कि क्लास इंटरवल आपने इक्वल साइज का रखना है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं क्लास इंटरवल जिसे क्लास साइज और क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल कहते हैं, कहते हैं आपने उसको डिटरमिन कैसे करना है, बाय डिवाइडिंग द रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस विद द नंबर ऑफ क्लासेस। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है भाई, आपने देखा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी 594, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कहलाता है रेंज। रेंज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ऑल राइट, तो यहां पर देखो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम टर्म क्या कहलाता है, रेंज को डिवाइड कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। और ये नंबर ऑफ क्लासेस आपने डिटरमिन करनी है। आपने कहा हम 6 नंबर ऑफ क्लासेस रखेंगे, तो आपने इसको डिवाइडेड बाय, तो जरा देखिएगा आपके पास वैल्यू क्या आती है। अच्छा बेटा, ये होता है कि एस्टिमेटेड इंटरवल, आपने ना इससे थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है। आप मतलब इसको 19 भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते, फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इसको जरा राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ किया तो 19 बना, 19 भी रख सकते हो, रेंज के मुताबिक पूरा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि मल्टीपल ऑफ 5 में आए। तो मल्टीपल ऑफ 5, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 कितना है, तो इसलिए हमने 20 का डिफरेंस रखा हुआ है। बात समझ आ गई है? नेक्स्ट देखो, कहता है ईच क्लास वुड हैव अ लोअर एंड, मतलब देखो हर क्लास में ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये हर क्लास की लोअर वैल्यू है। अब अगर बजाहिर देखा जाए ना, तो देखो 500 इज ग्रेटर देन इसके दरमियान जो भी वैल्यूज होंगी, लेकिन अपनी क्लास की ये लोअर वैल्यू है। गॉट इट? हर क्लास की ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज है ना, ये क्या कहलाएंगी, इसकी लोअर क्लास लिमिट, और ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं ये कहलाएंगी इसकी अपर वैल्यूज। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आपको चीजें समझ आ रही हैं जरा। कहता है कॉन्टिन्यूअस डाटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन द क्लासेस विदाउट एनी, अब आप लोगों ने डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा पढ़ लिया था। हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस डाटा अपनी रेंज में मौजूद तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करेगा। तो रेंज क्या है, 480 टू 600, इसकी तमाम तर वैल्यूज। यही वजह है कि जहां पर फर्स्ट क्लास एंड होती है, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है, गैप नहीं आ रहा है इनके दरमियान। ओके, अब गैप ना आना तो कॉन्टिन्यूअस डाटा को रिप्रेजेंट कर, अगर इनके दरमियान गैप होता तो डिस्क्रीट डाटा है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, the upper limit of one class is the lower limit of the next, so there are, बात क्लियर हो गई? ये थ्योरी पॉइंट समझ आ रहे हैं सब बच्चों को? the end limit of the classes must be unambiguous,
फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, अब देखो ये 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे एम्बिग्विटी है। अब यहां पर अगर बात सुने बेटा, ये कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, अंडर से पता चल गया था कि ये जो 500 है ना, इसमें नहीं है, 500 नेक्स्ट क्लास में है। लेकिन अगर मैं ये अंडर ना लिखता, हम लोग सिर्फ लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये नहीं पता चल रहा कि 10 किसके पास है। दोनों के पास नहीं जाएगा, दोनों में से किसी एक के पास। तो यहाँ पर हम फिर हमारी मर्जी भी नहीं चलनी कि हम कहें कि आपकी मर्जी जैसा दिल करे, तो फिर तो सोल्यूशन गलत हो जाने हैं हमारे। फिर एक अपनी क्लासेज में कुछ और नंबर बताएगा, दूसरा कोई और नंबर बताएगा। तो बेटा अगर फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू सेम हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो वैल्यू है ये नेक्स्ट क्लास का पार्ट बनती है। मतलब आपने इसको 0 to 10, ऑल राइट। मैं आपको सिंपल सी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा ये जो लोअर वैल्यू है ये इंक्लूड होती है, और ये जो अपर वैल्यू है ये एक्सक्लूड होती है। ये बात समझ आ गई कि ऐसी क्लासेस में जो आपको सामने नजर आ रही हैं, इनमें अपर वैल्यूज एक्सक्लूड। तो बेटा जब आपने ग्रुप में से एक्सक्लूड हो गई है, तो दूसरे ग्रुप में तो इंक्लूड हो जाएगी ना। मतलब आपने 500 को यहां से एक्सक्लूड किया, तो मतलब अगला ग्रुप इसको इंक्लूड करें। बात समझ आ गई? गुड। अब देखो एम्बिग्विटी तो नहीं है ना अब ये, तो वो यही कहता है कि ये जो लास्ट की वैल्यूज आप लोग लिखते हैं ना, इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। कहते हैं 0 to 10, 10 to 20 leaves it unclear in which 10 would 0 to <10 and 10 to <20। ओके। लेकिन अब आपने ये रूल बना लेना है कि अगर अब फ्यूचर में हम लोग ये अंडर ना भी लिखें और ये वैल्यूज सेम सेम हो, तो लोअर वैल्यूज इंक्लूडेड एंड अपर वैल्यूज एक्सक्लूडेड। लेकिन ये सिचुएशन है सिर्फ इसी बात पर कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम सेम ना हो तो ये रूल नहीं है। क्लियर? फॉर डिस्क्रीट डाटा, अब देखो उसने कहा था जब ये सेम सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस डाटा, और अगर ये डिस्क्रीट डाटा हुआ तो फिर क्लास बाउंड्रीज कैन बी, फिर हमें क्लास बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज इज द मिड पॉइंट ऑफ अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सब्सिक्वेंट क्लास। तो अब क्लासेस दो तरह की हैं। क्लासेस जो ग्रुप्स हम बनाते हैं ना, वो दो तरह के हैं। एक कहलाती हैं क्लास लिमिट्स और दूसरी कहलाती हैं क्लास बाउंड्रीज। अब हम लोगों ने एक डाटा लिया अपने पास। अब अगर इस डाटा में आप देखें तो ये एक डिस्क्रीट डाटा है, नंबर ऑफ विजिट्स, मतलब एक हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट का आना, एडमिशन ऑफिस है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आना। तो डिस्क्रीट डाटा है ना, कि भाई हम लोग पूछें कि आज के दिन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने विजिट किया, तो नंबर ऑफ विजिट से ये मुराद है। अब हम कह रहे हैं 41 to 50, 51 to 61 अब अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, जहां पे फर्स्ट क्लास एंड हो रही है, नेक्स्ट वहां से स्टार्ट नहीं हो। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जहां पे फर्स्ट एंड हो रही थी वहीं से नेक्स्ट, ये दो टाइप्स हैं क्लासेस की। अगर आपके पास हो ये वाली सिचुएशन कि जहां पे आपके पास फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और उससे नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस हो, तो ऐसी क्लासेस को कहा जाता है क्लास लिमिट्स।
ये क्या कहलाएंगी? क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स। और अगर डिफरेंस ना हो, जैसा कि ये, तो ये कहलाती हैं क्लास बाउंड्रीज। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर दो कंसेक्टिव क्लासेस में फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और उससे नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस हो तो क्लास लिमिट्स, और अगर दोनों सेम हो तो क्लास बाउंड्री। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब देखिए हमारे पास है क्लास लिमिट्स। तो उसने कहा क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज कैन बी क्रिएटेड, बना सकते हैं हम। हमने पूछा कैसे? मतलब ये कि वो ये चाहता है कि इस गैप को खत्म किया जाए, जहां पर फर्स्ट क्लास एंड हो, दूसरी वहीं से स्टार्ट। तो इस गैप को खत्म कैसे करना है हम लोगों ने? कहता है आपने इन दोनों वैल्यूज की एवरेज ले लेनी है। तो जरा इन दोनों वैल्यूज की एवरेज लें। 50 और 51 की एवरेज क्या आ रही है? 50.5। वही लिख दो। ये देखो, दोनों की जगह पे एवरेज वैल्यू लिख दो। डिफरेंस खत्म हो गया। यही काम आपने इसके साथ करना है। तो क्या आएगी एवरेज? यही काम इसके साथ। तो मेरे ख्याल से ये आपको इश्यूज नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है? अब देखें, यहां पर आपके पास अब इस वैल्यू का नहीं पता चला कि ये वैल्यू क्या है, और आपको इस वैल्यू का भी पता कि ये वैल्यू कैसे आनी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगली क्लास नहीं थी और इससे पहले कोई क्लास नहीं थी। क्या मैं सही कह रहा हूं? बात क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट्स ले लिए। अब मुझे पता है कि एक क्लास जब दूसरी क्लास बनाने लगती है तो कितने का जंप लेती है? 1। तो बेटा अगर 100 पे एंड हुई है और अगर सपोज इससे अगली कोई क्लास होती तो वो कहां से स्टार्ट होती? तो ले लो इसकी एवरेज। ये आ गया। इसी अगर ये 41 पे स्टार्ट हो रही है और इससे प्रीवियस कोई क्लास होती तो वो कहां पे जाके एंड होती? तो इसकी एवरेज ले लो। 40.5 आ गया। बात क्लियर हो गई? इन क्लासेस को कहा जाता है ओपन एंड क्लास। ओके, तो आपने किसी भी क्लास को ओपन एंड नहीं छोड़ना, आपने उसको क्लोज एंड करना है। मतलब चाहे वैसे घर के दरवाजे खुले हों, लेकिन रात को सोने से पहले लॉक कर दें। हम कहते हैं ना आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब ये नहीं कि रात के 2 बजे मुंह उठा के आ जाओ तो दरवाजे खुले हुए हैं। राइट? तो आपने उसको क्लोज एंड जरूर करना है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। आई होप कि आज जितने भी हम लोगों ने ये पॉइंट्स डिस्कस किए आप सब बच्चों को समझ आ गए होंगे। अब यहाँ से ना जरा टेक्निकल पॉइंट शुरू हो जाएंगे हमारे, जो कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।